आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस नंबर 16 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर जो 15 तक हैं उनको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा राव। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो वो है धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। कुल्लू घाटी किसके मध्य है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला देखिए थर्ड नंबर कह रहा है दिए गए प्रश्नों का सही सुमेल करना है या हमको उसमें सही सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ पत्तन दिए हुए हैं, दूसरे साइड वो राज्य दिए हुए हैं जहाँ पे वो स्थित हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है भटकल, ये कहाँ पे है। तो ये है कर्नाटका में। कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। एलेप्पी कहाँ है। तो एलेप्पी है ये केरला में है। और काकीनाडा कहाँ पे है। तो काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में। और तूतीकोरिन कहाँ है। तो ये है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो होगा सी राइट हो जाएगा। 3, 1, 4 एंड 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी है वो। तो वो होती है काली मिट्टी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है। तो जो राजस्थान है वो क्या है, वो नर्मदा घाटी नदी घाटी का भाग नहीं है। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जो हैं ये इस घाटी के भाग हैं। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है स्वर्ण क्रांति, तो ये फल उत्पादन से संबंधित है, ये तो सही दिया हुआ है। नीली क्रांति ये उर्वरक से संबंधित नहीं है, ये गलत है। पीली क्रांति अंडा उत्पादन, इससे भी गलत है। तो इसके जो दोनों ऑप्शन है 2 और 3 ये गलत दिए हुए हैं। तो इसका इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पहला है वो स्टेटमेंट राइट है और बाकी के दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में कह रहा है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो किससे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भारत की कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होती है। तो प्रभावित होती है वृष्टि से। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए पृथ्वी के उद्गम को मतलब पृथ्वी के जो उद्गम की नेबुलर परिकल्पना को किसने दिया था। मतलब किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो नेबुलर हाइपोथेसिस से हुई है। मतलब नेबुला से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था इमैनुअल कांट ने। इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जब हम लोग शविंद्र सिंह की डिटेल स्टडी करेंगे, जो ऑप्शनल जियोग्राफी की बुक है। जब वहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अभी आगे ये तो लेक्चर बस अभी टेस्ट सीरीज़ है, हम लोग पूरी बुक करेंगे कवर जो शविंद्र सिंह की है। तो वहाँ पे हम लोग जब डिटेल स्टडी करेंगे पूरी जियोग्राफी की तो हम लोग उस फैक्ट को आसानी से समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आखिर पूछे कैसे जा रहे हैं और इनका क्या राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका जो मिलान सही नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, ये सही दिया हुआ है। अगला देखिए कह रहा है घाना पक्षी विहार, तो ये राजस्थान में है, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये बताना है ये बेसिकली है कहाँ पे। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताइए है कहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें कह रहा है रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये संबंधित है आर्द्र भूमियों से। किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियाँ जिनको वेटलैंड कहा जाता है उससे ये कन्वेंशन रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है उत्तरदायी नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो ऑर्गन है वो भी है, जलवाष्प भी है, ये भी है, मीथेन भी है, ये भी है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो
जलवाष्प और मीथेन ज़्यादा होते हैं, लेकिन आर्गन का देखिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल ज़्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऑर्गन होता है उसका वैश्विक तापमान में योगदान ज़्यादा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर, 12 में क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो यह वस्तुएं किस प्रकार की हैं। तो इस प्रकार की कौन सी ये वस्तुएं कहलाएंगी, ये कहलाएंगी निम्न स्तरीय वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी कि जिनकी वस्तु की मांग भी कम है और उनका जो है मूल्य भी कम है, तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे निम्न स्तरीय वस्तु। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर में कह रहा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है नहीं लाई जाती है, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सी पद्धति उपयोग में नहीं लाई जाती है, ये देख लेते हैं। तो देखिए निवेश पद्धति, ये कोई तरीका नहीं है कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण का। तो बाकी उत्पादन पद्धति, मिश्रित पद्धति, आय पद्धति, ये सब राष्ट्रीय आय के निर्धारण करने वाले तत्व हैं। तो इसमें से जो निवेश पद्धति है वो इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 14 नंबर, इसमें कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जो 5वीं थी उसकी क्या अवधि थी, तो वो 4 वर्ष थी। अगला देखिए 15 नंबर, 15 में कह रहा है, दो सूचियाँ दी हुई हैं, हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। एक तरफ भौतिक राशियाँ दी हुई है और दूसरे साइड उनके क्या दिए हुए हैं, मात्रक दिए हुए हैं, हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला वहीं देखते हैं, अगर बल का देखते हैं तो क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। और अगर कार्य का देखिए तो कार्य का जूल होता है। वहीं आवेग का देखिए तो न्यूटन सेकंड होता है। अगर इसका ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 3, 4, 1 एंड 2। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर आ जाते हैं। ये किस कारण आ जाते हैं ये बताना है। तो ये आ जाते हैं जड़त्व के कारण। इसको हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया हुआ है, फिजिक्स के ही सारे क्वेश्चन आपको, अगर आप ये सब डिटेल की स्टडी देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उस साइंस के लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्या दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण मतलब जो कैपिटल जी होती है उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है ये देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगला देखिए 18 नंबर, इसमें कह रहा है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ कौन सा है। प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है, जिसको फैलाया जा सके, जिसको मतलब खींच के लंबा किया जा सके। तो इसमें से बताना है वो कौन सा पदार्थ है। तो वह जो है वो क्वार्ट्ज है, ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ है। ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर में क्या करें, विशिष्ट ऊष्मा जिसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है, ये बार बार पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत दिया हुआ है, क्योंकि वो पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। तो ये बात सही दी हुई है। अगला देखिए, इसका मात्रक जूल पर केजी पर कूलाम होता है। तो ये भी यही सही दिया हुआ है। अगला देखिए, इसका मात्रक किलो कैलोरी पर किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो इसमें से बेसिकली जो पहला ऑप्शन है वही इसमें गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा एरोसॉल नहीं है। तो देखिए इसमें जो जल में तेल है वो क्या है, वो एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, बल्कि जो धुआं है, बादल है, वो कोहरा है, वो सब क्या है, एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 21 में कह रहा है, दो साइड में सूचियाँ दी हुई हैं, इनको अपने आपस में सुमेलित करना है। एक तरह आविष्कार दिए हुए हैं, दूसरे साइड में उनके आविष्कारक दिए हुए हैं, हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी जेम्स चैडविक ने। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की देखिए, इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने। तो इसका ये हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी ओ गोल्डस्टीन ने की थी। तो ये हो जाएगा।
वहीं परमाणु नाभिक की देखिए तो ये की थी रदरफोर्ड ने। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 22, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। मतलब जो उसमें कोर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सोडियम में वो कितने पाए जाते हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो कितने होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये उसमें पाए जाते हैं 10। तो ऑप्शन इसका जी जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है। मतलब हाइड्रा अम्ल कौन सा है, हाइड्रा एसिड कौन सा है उसको हमें बताना है। तो इसमें से जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वही क्या है, वही हाइड्रा अम्ल का एग्जाम्पल है। अगला देखिए 24 नंबर। 24 में कह रहा है वायल, चार्ल्स एवं आओगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। ये संयुक्त रूप क्या है कहलाता है, तो आदर्श गैस नियम कहलाता है। तो कौन सा नियम कहलाता है, अगर ये तीनों जो नियम दिए गए हैं, वायल के दिए गए हैं, चार्ल्स के दिए गए, आओगाद्रो के दिए गए हैं, अगर इन तीनों गैसों का हम देख लेते हैं संयुक्त रूप तो वो आदर्श गैस एग्जाम्पल या नियम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 में कह रहा है जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। तो किन्हें माना जाता है, तो इनका नाम है लुई पास्चर। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 26 में क्या कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो होता है प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए 27 नंबर देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए पहला स्टेटमेंट इसमें क्या कह रहा है, यह रक्त का तरल मैट्रिक है, तो ये सही दिया हुआ है। यह रंगहीन होता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। इसमें रक्त कणिकाएँ होती हैं, तो ये बेसिकली गलत दिया हुआ है, इसमें रक्त कणिकाएँ नहीं होती। अगला देखिए इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 28 में कह रहा है हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। तो हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है ये पूछा जा रहा है, तो ये प्रभावित करता है यकृत को। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मतलब मस्तिष्क में कौन सा ऐसा भाग होता है जो सोचने का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर। इसमें कह रहा है ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो किस अनुच्छेद में है ये, तो ये 243 का जो ए है वहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला देखिए 31 नंबर। इसमें कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है। मतलब कह रहा है कि अगर हम संसद में किसी बात को लेकर असहमति हो जाती है तो अगर हम लोग जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, मतलब दोनों सेशन को, दोनों जो लोकसभा राज्यसभा इनको हम संयुक्त रूप से अगर बैठाते हैं, तो पूछा जा रहा है ये जो प्रावधान लिया गया है ये किस संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए 32 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। मतलब इसका ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि जो उच्चतम न्यायालय को हम लोग अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अभिलेख न्यायालय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसके डिसीजन दिए होते हैं उन सारी चीज़ों को वहाँ पे रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। तो कह रहा है कि ये किस आर्टिकल में ये उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। तो इसमें कहा गया है, तो आर्टिकल जो 129 है 129 उसमें ये वर्णन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है 33 भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में है ये बताना है, तो ये है दूसरी अनुसूची में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 34 में कह रहा है राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, किस भाग में, तो किया गया है भाग 17 में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 35 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित नहीं है। तो क्या उल्लिखित नहीं ये बताना है। तो देखिए जो धार्मिक न्याय है ये उसमें कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। बाकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन 3 प्रकार के न्यायों का वहाँ पे वर्णन किया गया है, बल्कि वहाँ पे धार्मिक न्याय का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए होगा जो राइट हो जाएगा।
अगला देखिए 36 नंबर, इसमें कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां, जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं, शब्द जोड़ा गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या होता है कि हमें जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम 4 6 लोग या 10 लोग इकट्ठा होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते हैं और वो कार्य हम लोग कर लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, जिसको सहकारी समितियाँ कहते हैं। तो पूछा जा रहा है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जोड़ा गया था 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। मतलब किसने ये अनुशंसा की थी, मतलब रिकमेंड किया था कि हमारे भी संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अधिकार तो हमने दे दिया है, तो अधिकार का लोग दुरुपयोग करते हैं, तो उसकी जगह पे हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं, ताकि उन कर्तव्यों से भी हम बंधे रहें। तो मतलब ये रिकमेंड कौन करता है कि कर्तव्य को शामिल किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये रिकमेंड करते हैं स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन जे ए है इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं, 38 नंबर देख लेते हैं। तो 38 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया, मतलब कैसी प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जिसको इम्पीचमेंट भी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है ये कैसी प्रक्रिया है, तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा भी था अगले टेस्ट में। तो ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 39 में कह रहा है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। मतलब अगर पंचायत के चुनाव कराने हैं तो ये डिसीजन कौन लेगा कि पंचायत चुनाव कराने हैं, तो ये लेती हैं राज्य की सरकारें। तो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है 40 नंबर, इसमें कह रहा है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो जो कुरु महाजनपद था उसकी हमको राजधानी बताना है, तो उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 41 में कह रहा है भगवान बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है। तो गृहत्याग का प्रतीक क्या है, तो वह है घोड़ा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 42 कह रहा है गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था, जिनका हमको नाम बताना है। इनका नाम था चंद्रदेव। तो गहड़वाल वंश के संस्थापक हैं चंद्रदेव। 43 में देख लीजिए दीवाने खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। ये एक डिपार्ट था जिसमें क्या था, गरीबों के लिए व्यवस्थाएं की जाती थी ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो, उनका मुफ्त इलाज हो सके, उनको खाना पीने की व्यवस्था कराई जा सके। तो ये दीवाने खैरात जो विभाग बनवाया गया था वो किसने बनवाया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 में कह रहा है एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। तो ये किस काल की विशेषता है, तो ये मौर्य काल की विशेषता है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये पूछा जा रहा है कि जो अशोक के स्तंभ बने हुए हैं वो एकाश्म है, मतलब एक ही पत्थर के वो बने हुए हैं। जिसे इसको देख लीजिए, ऐसे अशोक के स्तंभ बने हुए हैं, नीचे ये ज़मीन में लगे हुए हैं, ऊपर इन पे किसी प्रकार के जानवर बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है जो ये पत्थर है टोटल यहाँ से लेंथ इसकी जो है वो एकाश्म पत्थर की बनी, मतलब एक ही पत्थर है वो, उसको जोड़ जोड़ के छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ के वो बड़ा नहीं बनाया गया है, मतलब एक ही पत्थर उतनी लंबाई का काटा गया है। तो ये विधि किस काल की है, तो ये मौर्य काल की विशेषता है। मतलब कि जो एकाश्म पत्थर रहते हैं गोल गोल इनको बनाया गया है, मतलब एक ही पत्थर हैं ये, इनको छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ के बड़ा नहीं किया गया है। तो ये है मौर्य काल की कला का एग्जाम्पल है। आइए अगला देख लेते हैं 45 नंबर, इसमें कह रहा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक सा भी है लेकिन ध्यान रखिएगा। तो ये है दिल्ली में। तो ऑप्शन बी होगा जो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर, 46 में कह रहा है सिंधु काल में शीशा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। तो शीशा कहाँ से आयात होता था, तो ये होता था ईरान से। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 47, इसमें कह रहा है दो साइड में सूचियाँ दी हुई हैं, सही सुमेलित हमको इसमें आपस में करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो 47 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए शिशुवध प्रतिबंध ये किसने लगाया था, तो ये लगाया था बेलीजली ने। तो ये सही दिया हुआ है। देखिए सती प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये इनसे हो जाएगा सुमेलित। दास प्रथा पर प्रतिबंध तो एलन बरो ने। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये कराया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4। आइए 48 नंबर देखते हैं क्वेश्चन ये क्या दिया हो इसमें। 48 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसके थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 49 में कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा की संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे।
तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, तो इनके संस्थापक थे एम.जी. रनाड़े। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसमें कह रहा है इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय थे। अब आगे देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते चलते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, हमें एक एक क्वेश्चन क्लियर रहे। आइए देख लेते हैं कुछ जो दिए हुए एडिशनल फैक्ट उसको भी। तो देखिए इसमें कह रहा है तुगलक वंश के संस्थापक क्या थे, जिनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। और मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो मध्यकालीन अगर हम लोग शासकों में देखते हैं तो सबसे विद्वान, सबसे पढ़ा लिखा, शिक्षित कौन सा शासक था, तो उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक उनका नाम था। अगला देखिए इसी में कह रहा है इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता था। मतलब इतने ये काबिल थे लेकिन फिर भी इनको ये संज्ञा दी गई है। सोच लीजिए जो कितना काबिल रहता है लेकिन उनको किस किस प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं, तो ये सोचने की बात है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। तो ये डिपार्ट बहुत बार पूछा जाता है। तो जो अमीर कोही है वो किससे रिलेटेड है, तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए है। और किसने इसको स्टार्ट किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ की थी, तो देवगिरी स्थानांतरित की थी। और इसका नाम उसने बदल कर क्या किया था, दौलताबाद रखा था। अगला देखिए सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इन्हीं के द्वारा कराया गया था। सांकेतिक मुद्रा जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ, 100 है, 10 है, कितने की है, तो ये सबसे पहले यूज किया था, इन्हीं शासक ने किया था। अगला देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देखिए सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और कहा किसने था, तो एडवर्ड थॉमस ने कहा था। और इन्हीं के समय ये काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है कि जो इन्हीं के समय इब्न बतूता यात्री भी इन्हीं के समय शासनकाल में आता है। और इब्न बतूता रहने वाला कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये मोरक्को का यात्री था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिनका नाम था जिन प्रभु सूरी को भी सम्मानित किया था। अगला देखिए ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। क्या नाम था उनका, फिरोज तुगलक। इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अगला देखिए सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। तो मजूमदार के कौन होते थे, कि जो सल्तनत काल में उधार दिए जाते थे, उनका हिसाब रखने वाले व्यक्ति जो होता था वो मजूमदार कहलाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।